अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में आईएसआई ने पीटीआई के जो खंडर हैं, रूइंस में से लोगों को निकाल निकाल के एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी बनाई है, इसी तरह इंग्लैंड में एक कोशिश हो रही है कि एक नई पार्टी बनाई जाए जो कि पिछले 100 साल की जो पॉलिटिक्स है यूके की, इसमें लेबर कंजर्वेटिव या लेबर आती है या कंजर्वेटिव आती है, ये दो पार्टियां हैं। लिबरल डेम हैं, ग्रीन पार्टी हैं, ये जो छोटी पार्टियां हैं ये कभी कभार अलायंस में आ जाती हैं इनके साथ, अदरवाइज़ ये दो पार्टियां ही सरकार बनाती हैं, प्राइम मिनिस्टर इनका होता है। अब यूके में एक नई पार्टी, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन कर दिया है पार्लियामेंट से और इनका तकरीबन 25 साल का पॉलिटिकल कैरियर का एंड है भी और नहीं भी है, अभी क्लियर नहीं है चीज़ें, मैं आगे आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं ज़रा यूरोपियन पार्लियामेंट के करप्शन पे आपसे बात करूँगा, इसके बाद मैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स पे आता हूँ। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर में यूरोपियन पार्लियामेंट में अचानक छापा पड़ा था एवा कैली के घर में। एवा कैली मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, ग्रीस कंट्री से वो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है और ये यूरोपियन पार्लियामेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी। इनके बारे में ख़बर आई थी कि कतर के वर्ल्ड कप को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने लाखों यूरो की करप्शन की थी, पैसे लिए थे, घूस ली थी, रिश्वत ली थी। और ऐसे कई MEPs मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जिन्होंने घूस ली थी। इसके ऊपर इंक्वायरी हुई, इनके घरों पे छापे पड़े। एवा कैली के घर पे जब छापा पड़ा तो 1 लाख यूरो कैश कागज़ की थैलियों में, ब्रीफकेस में इधर उधर से निकले थे, जिसका वो जवाब नहीं दे सकें कि कहाँ से आया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम यहाँ पे। एक मिसाल है कि MQM के अल्ताफ़ भाई के घरों पे और इधर उधर जब छापे पड़ते थे तो एक MQM के वर्कर थे जो कि यहाँ पे 40 साल से रह रहे थे और काफ़ी बड़ी उनकी अपना बंगला है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनकी अपनी, काफ़ी उन्होंने लाइफ में यहाँ पे बनाया था। तो उनके घर पे जब छापा पड़ा ना तो उनकी बेगम के पर्स से 5000 पाउंड निकले थे कैश। तो उन्होंने पूछा कि ये कैश क्यों है, क्योंकि कैश आज के ज़माने में डिजिटल उसमें बहुत हुआ तो आप 500 पाउंड अपने पास रखेंगे, 1000 वो तो रख लेंगे, या अगर हैं भी 2 लाख भी हैं तो आपके पास उसका प्रूफ होगा कि मैंने अपने बैंक से निकाले हैं या मैंने फलां पेमेंट ली है, ये इसकी रिसीट है, ये वो। तो इनके घर से जो पैसे निकले इसका ये हिसाब किताब नहीं दे सके, इनको गिरफ्तार भी किया गया और वक्ती तौर पर इनकी इम्प्यूनिटी हटा दी गई थी। जैसे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक इम्प्यूनिटी हासिल होती है, हमारे पाकिस्तान में भी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर केस बनेगा तो उसको पुलिस बगैर स्पीकर की इजाज़त से उसका इंक्वायरी नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक है, वहाँ सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे इम्प्यूनिटी हटाई गई और इन्वेस्टिगेटर्स को ब्रसल्स में, जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट का कैपिटल है, जहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है, वहाँ पे ब्रसल्स में यूरोपियन पुलिस को इजाज़त दी गई कि आप इंक्वायरी करें। अब पोलैंड के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, इन्होंने अभी एक बात की है कि लगता यह है कि रग के नीचे, स्वेप्ट अंडर द रग, यानी मट्टी पाव की पॉलिसी आ चुकी है। पोलैंड के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जैक वॉल्स्की, इन्होंने कहा है कि ये केस को दबाया जा रहा है और अगला यूरोपियन पार्लियामेंट का जो सेशन होगा ना, यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, वो उसका हर महीने 1 हफ्ते का सेशन होता है, वो फ्रांस के शहर स्ट्रासबुर्ग में होता है। और 2 हफ्ते हैं ना महीने के, वो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सारे बेल्जियम में, ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अपने ऑफिसेज में बैठते हैं। वहाँ पे इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, बाहर के डेलीगेशन मिलने आते हैं, उनसे वो मीटिंग्स होती हैं। और 1 हफ्ता ये अपने मुल्क में चले जाते हैं, ग्रीस, पोलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जहाँ जहाँ के वो हैं,
और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों को फेस करते हैं। ये 4 महीने की साइकिल, 4 हफ्ते की साइकिल होती है हर महीने। तो अगला सेशन जो हो रहा है ना स्ट्रासबुर्ग फ्रांस में यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसमें ये एवा कैल्की और बाकी जो मेंबर्स हैं जो इसमें जिनकी सस्पेंड की गई थी मेंबरशिप यूरोपियन पार्लियामेंट की, उनको इजाज़त दे दी गई अटेंड करने की। यानी ऐसा ही जैसे कुछ हुआ नहीं है। उस सारे इंक्वायरी का क्या हुआ, वो जो पैसे निकले थे, वो सारा जो केस बना था उस करप्शन का, वो जैक वॉल्स्की मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फ्रॉम पोलैंड पूछ रहे हैं कि उसका फिर क्या। और इनके कहने के मुताबिक ये है कि ये प्रूफ उस केस के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी एविडेंसेस हैं उनको इसमें वो करने की। एवा कैली ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, लेकिन ऐसे 100 के करीब मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जिनको कतर की तरफ से ब्राइबरी मिली थी और उसके लिए काफ़ी प्रूफ्स हैं। लेकिन अगर ये केस कामयाब हो जाता है और इनको सज़ाएं हो जाती हैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट की ट्रांसपेरेंसी का ऊपर बड़ा धचका लगेगा और लोगों का, आम आदमी का यूरोपियन पार्लियामेंट से एतमाद उठ जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने 94 में जब इन कामों में मैं आया था तो मैं ब्रसल्स में रहता था और मेरी शायद ही कोई शाम होती थी या दिन होता था जब मैं यूरोपियन पार्लियामेंट ना जाऊं। इवन के हमारे पाकिस्तानियों में मशहूर हो गया था कि आरिफ अजाकिया तो यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करता है, क्योंकि मैं बड़ी करस्पॉन्डेंस करता था, 100 लेटर लिखता था मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, मीटिंग के लिए टाइम मांगता था और मुझे रोज़ ही 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 15 मिनट, आधा घंटा अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। तो मैं वहाँ जाता था, मेरा बैच नीचे से बन जाता था, मैं ऊपर जाता था, मुख्तलिफ कमरों में घूमता था। हमारा पाकिस्तान से सेनेटर इश्तियाक अहमद और काजी खालिद मेंबर ऑफ सिंध असेंबली एक बार 96 में आए थे यूरोपियन पार्लियामेंट, जब बेनज़ीर भुट्टो ने के ख़िलाफ़ हमने एक पूरी मेरी लॉबिंग थी जिससे यूरोपियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आया था ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन सिंध के ऊपर। तो उसको डिफेंड करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने सेनेटर इकबाल हैदर, सेनेटर ताज हैदर और मेंबर ऑफ सिंध असेंबली यूसुफ एडवोकेट का डेलीगेशन भेजा था कि ये गलत है, सिंध में कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं हो रही और ये डेलीगेशन आपको ये सब बताएगा। तो उस पर फिर MQM ने फैसला किया कि मेरी मदद के लिए सेनेटर इश्तियाक अहमद और काजी खालिद मेंबर ऑफ सिंध असेंबली को कराची से भेजा था। और जब मैं इनको लेके यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस वक्त तकरीबन 600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज तो 1000 के करीब हैं, क्योंकि फिर नए मुल्क आते हैं, पोलैंड आया, रोमानिया आया, कई नए मुल्क आए तो उनके मेंबर बढ़ते जाते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, सबके बड़े बड़े ऑफिसेस, बिल्डिंगें भी 4-5 बिल्डिंगों का एक कंपाउंड था जो अंदर से ही रास्ते सबके होते। तो मैं तो ज़ाहिर रोज़ जाता था तो मुझे आइडिया हो गया था कि किसका कमरा किस तरफ है, किसका कमरा, ये लिफ्ट से बैठे वहाँ निकले, अगली लिफ्ट में गए, उधर गए। तो जब सेनेटर इश्तियाक अहमद वापस कराची गए तो MQM के लोगों को कहा कि आरिफ भाई को PhD था यूरोपियन इश्यूज़ के ऊपर, वो तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे घूम रहे थे जैसे इनके बाप ने बना के दी हो। तो मैं वहाँ पे करीब से देखता रहा हूँ, करप्शन तो है भाई, करप्शन बहुत है उधर। देखें वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नामी एक ग्रुप बनाया हुआ है, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का, पाकिस्तान ने बनाया है, ISI ने। मतलब आप ये बताएं कि दुनिया में कितने ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, और कश्मीर में तो बाकायदा पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार चलती थी, लेकिन उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ ये मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का ग्रुप था। उसमें एक UK का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मुस्लिम था, पाकिस्तानी ओरिजिन का था, शायद कश्मीरी था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उससे तो कई बार मेरी तकरार हुई है। वो चेयरमैन था फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रुप का, और उसने कई मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को उसमें डाला था। वो मुफ्त में आते हैं क्या? वो मुफ्त में काम करते हैं क्या? इनको बाकायदा रिश्वत की फॉर्म्स क्या होते हैं? आपकी और आपकी बीवी के लिए हमने माल्टा में या स्पेन के इबेरिया जजीरे में
5 स्टार होटल की वैकेशन बुक कर दीजिए, वहाँ पे आपको बोट भी आपके लिए अवेलेबल होगी, लग्जरी बोट, शोफर ड्रिवन गाड़ी होगी, एयरपोर्ट से वापस एयरपोर्ट तक की पूरे टाइम, 3 टाइम खाना फ्री है, और ये 2000 पाउंड आपको ख़रीदारी वगैरह के लिए। ये करप्शन के फॉर्म्स होते थे और उससे कई चीज़ें होती थी। तो कश्मीर का प्रॉक्सी वार सबको पता था कि पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म कर रहा था, उस पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रुप बन रहे, फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान क्यों नहीं बन रहा भाई, फ्रेंड्स ऑफ सिंध क्यों नहीं बन रहा भाई? इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं, वो तो पाकिस्तान लगा रहा था, हमारा तो इंडिया तो नहीं करता ना भाई ये काम। मसला ये है कि हमें तो इंडिया से बड़े गिले शिकवे हैं कि इंडिया क्यों फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान बनाने के लिए MEPs वगैरह को नहीं वो करता। तो वहाँ पे करप्शन तो है, और अब ये जो खुल के सामने चीज़ें आई हैं उसने तो हिला के रख दिया। लेकिन अब उसको वापस उन्होंने, वोल्स्की ने अपने बयान में कहा कि दे आर स्वीपिंग अंडर द रग, यानी कारपेट के नीचे मट्टी को डाल रहे हैं। जैसे घर में मट्टी होती है, हम छुपाने के लिए झाड़ू से कारपेट के नीचे डालती, अब नज़र नहीं आ रही। आसान पंजाबियों ने इसके लिए मट्टी पाव कर दिया है इसका। लेकिन 2 MEP हैं, मार्क ताराबेला और एंड्रिया कजोलिनो, उनके ऊपर भी ये चार्ज लगे हैं, लेकिन इनको भी इजाज़त दे दी है कि आप नेक्स्ट सेशन अटेंड कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन्वॉल्व हैं, और ये यूरोप के पार्लियामेंट के फ्यूचर के लिए बड़ा ख़तरा बन गया है, इसलिए इसको मट्टी पाव किया जा रहा है। अब एवा कैली जो है ना, उसके ख़िलाफ़ अब ग्रीस की गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, क्योंकि ग्रीस की गवर्नमेंट का कहना, ये मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं ग्रीस से, वहाँ से इलेक्ट होके, क्योंकि ये यूरोपियन पार्लियामेंट में ये जो 27 मेंबर का अलायंस है, उन सब के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनकी साइज़ के हिसाब से। आखिरी मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके हिसाब से जर्मनी के 115 मेंबर थे, फ्रांस के 99 थे, इंग्लैंड के ब्रेग्जिट से पहले 99 थे, इटली के 80 हैं, स्पेन और इटली के 80 हैं। इस तरह उनकी साइज़ के हिसाब से इनके मेंबर होते हैं। तो ग्रीस के मेंबरों में एक ये एवा कैली थी जो ग्रीस से इलेक्ट होकर आई थी। तो ग्रीस की गवर्नमेंट ने कहा कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं एवा कैली और उसकी फैमिली की, जिसके सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट में जो मनी लगा है वो कहाँ से आया वो ये बता नहीं पा रहे। तो इसलिए ग्रीक कोर्ट ने इनके ऊपर केस किया है, और ग्रीक कोर्ट्स में ये केस चल रहा है। और अगर वहाँ सज़ा होती है ना, तो वहाँ पे सज़ा हो भी सकती है, इसलिए कि वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट को बचाने के लिए मट्टी पाव नहीं होगा, वहाँ पे बाकायदा केस चलेगा। और लेट्स सी, अभी तो ये मट्टी पाव वाला सिलसिला शुरू हो गया है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे एक पॉलिटिशियन हैं ब्रिटेन के, नाइजेल फ़रज के साथ मैं कई मामलों में एग्रीड हूँ। जैसे माइग्रेशन का मामला है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, इस पे उनका स्टैंड बहुत सख्त है। अभी मामूली मिसाल ले लें कि इंडिया को हराया एशियन वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने शैम्पाइन खोलते हैं, आपको पता है जब जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जब मैच जीतते हैं तो शैम्पाइन खोल के एक दूसरे पर उड़ाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने इस बार ये काम नहीं किया, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमारा एक खिलाड़ी मुसलमान है, उस्मान ख्वाजा, उसके रेस्पेक्ट में हमने ये काम नहीं किया। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या इन्होंने कभी हिंदुओं की रेस्पेक्ट में बीफ खाना छोड़ दिया? सवाल बनता है ना, कि एक मिसाल है कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन की रेस्पेक्ट में आपने शराब की बोतल खोल के सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, इनका एक हिंदू क्रिकेटर था, उसकी रेस्पेक्ट में बीफ खाना छोड़ दिया था? नहीं ना। इसी तरह हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप की अपीजमेंट, तो नाइजेल फ़रज ने इस पर बहुत क्रिटिसिज्म की, और उन्होंने कहा कि ये गलत है, आपने हमारी एक ट्रेडिशन
है, हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं शैम्पाइन की बोतल खोल के, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को वो करने के लिए। उस पर उनका ट्विटर पे बड़ी क्लास ली मुसलमानों ने। ज़ाहिर है आपको पता है रिएक्शन आता है। मुसलमान है ना, अपने लिए सारी फैसिलिटीज़ मांगता है। अब जैसे ये लेस्टर में मुसलमानों का रिलीजियस जुलूस निकल रहा है, हज़ारों लोग, पूरा लेस्टर सिटी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। इसी लेस्टर में 4 हिंदुओं ने जब जय श्री राम के नारे लगाए थे तो मुसलमानों ने तो किया ही किया रिएक्शन। गोरे अखबार हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म आ गया लेस्टर में। इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये क्या है? ये गणपति उत्सव होता है जो पाकिस्तान में हिंदुओं को कभी इस तरह मनाने दिया है? महाशिवरात्रि कभी मनाने दी है? लेकिन यहां पे जहां मुसलमान माइनॉरिटी में, वहां पे इनको सब फैसिलिटी चाहिए, सारे राइट्स जो कि अपने देशों में भी नहीं है वो भी चाहिए। अब आप कहोगे ये तो पूरी दुनिया के मुसलमान है ना, तो भाई साहब ये पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं है। अरब लोग नहीं मनाते ईद मिलादुन नबी। इक्का दुक्का कोई अरब आ जाता है तो आ जाता है। ये बीमारी खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में है। इंडोनेशियन नहीं मनाते, मलेशियन नहीं मनाते, अरब नहीं मनाते, साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमान नहीं मनाते, और दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों में, अफ्रीका में मज़े के लिए अब जो यहाँ पे सदियों से रह रहा है, 20 साल से 40 साल से जो रह रहा है मुसलमान, मोरक्कन है, नाइजेरियन है, वो मस्जिदों में मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की या इंडियन मस्जिदों में जाते जाते वो उसमें जुलूस में चला गया तो चला गया। ऑर्गेनाइज़र सारे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमान होते हैं। ये फैसिलिटीज़ इनको, ये अपने देशों में किसी माइनॉरिटी को ये फैसिलिटीज़ नहीं देते। ये किसी इंडियन क्रिकेटर को अगर वो पाकिस्तान जाएगा, उसको किसी सड़क पे राम जी की पूजा करने की इजाज़त नहीं देंगे। खुद बोस्टन में रिजवान गाड़ी रुकवा के सड़क पे नमाज पढ़ेगा। ये मुसलमानों की दादागिरी, बदमाशी, जिस पे ये गोरे खामोश रहते हैं। नाइजल फरज बोलता है इस पे, मुझे इसलिए अच्छा लगता है, वो धन दना के बोलता है। माइग्रेशन का मसला है, इराक, सीरिया के जो वहाँ पे रेफ्यूजीज कैंपों में रहते हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है ये आप सोच सकते हैं आसानी से, कि इतनी गर्मी में कैंपों में, टेंटों में रह रहे हैं, क्या खाना मिलता होगा, क्या सहूलतें मिलती होंगी। उसके मुकाबले पे जब ये इंग्लैंड आते हैं तो इनको होटलों में रखा जाता है, खाना 3 टाइम फ्री और पैसा मिलता है वीकली। ये आगे जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये होटल के, उन्होंने होटल छोड़ दिया रेफ्यूजीज़ ने। उन्होंने कहा हमारे कोई होटल पसंद नहीं है, टेंटों में रह के आ रहे हैं सीरिया, लीबिया में, इराक में, होटल पसंद नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। ये बता रहा है कि हमें वीक का 8 पाउंड मिलता है, झूठ बोलता है। मुझे जहाँ तक याद है 90 to 100 पाउंड मिलता है पर वीक। 3 टाइम खाना फ्री, कोई इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यूटिलिटी का बिल नहीं, वाईफाई फ्री, होटल की सफाई रेगुलर होती है, रोज़ की रोज़ या हर दूसरे दिन, ट्रांसपोर्ट कार्ड फ्री मिलते हैं। फिर भी इनके नखरे देखें आप। Well, here we are. I'm standing outside the Comfort Inn on Belgrave Road in SW1 Pimlico, the centre of London. And I'm here with Dia. Dia, good morning. Good morning. Thank you for talking to me. So tell me, what's going on here? Why are people sleeping out on the streets? Where have they come from? Yeah, these people come from another hotel, and this hotel is not good, actually. So they've come from a hotel in Ilford, Essex. Yeah. Right. Yeah. I see. And so, but they don't like this hotel. Yeah. And why do they not like this hotel? This hotel is not good, really. Have too much smell and Too much smell? Yeah, and room is very small. They wanna The rooms are too small. Yeah. And they wanna put 4 people in one room. That's not fair. 4 people in one room. Yeah. So in Ilford, how many people in one room? 2. 2 people. Yeah.
And do you have your own And the big bathroom? rooms. Big rooms. Nice rooms. Yeah. That's very nice. Here it's very bad. Here's very bad. In the centre of very London. small, bathroom. Rooms very small. Bathroom too small? Yeah, too much. I'm so sorry about that. That's really shocking that the bathroom is too small. But do you get nice food here? Yeah, food is bad. Food is good. Yeah. So you're happy with the food. That's nice. Or maybe we'd get you better food. Would you like better food? Yeah, it's fine. It's fine. Food's okay. Okay. And what about you get mobile phones? Do you get they give you a phone? Phone? Yeah? You get mobile phone? No. No phone. No. But you have Wi-Fi? Yeah. You have Wi-Fi? Wi-Fi, but Wi-Fi, is it Weak, good or weak. too bad Too much Wi-Fi? weak, yeah, Shocking, yeah. I'm so sorry. You have bad Wi-Fi. That's not good, is it? If you've got bad Wi-Fi. And how long have you been here? You've been on the streets here for how many days? this is 2 days. 2 days people, here. Yeah, 40 people. 40 people. 40, yeah. Right. Stay in this road. You know, Yeah. it's very bad. Maybe people sick. And one of them, he go to hospital. Yeah. Fell sick, cold. You know? fell sick and cold. Yeah. And so where was home for you? Where have you come from? Come from Iraq. You come from Iraq. Yeah. And you've been here how many years? 2 years. You've been here 2 years, living in Ilford in Essex. Okay. And who's been paying for you? You get a weekly allowance? The government give you a little bit of weekly money, is that right? Give £8 for 1 week, and in here, this area, everything is expensive. Everything's expensive, yes. Yeah. I'm so sorry about that. It's central London, it's an expensive You city, can't it's one of do the nothing biggest. for 1 week. Yeah, £8. So you get £8 a week, Yeah. plus food, plus accommodation. You get free Wi-Fi, but the Wi-Fi's a bit slow. I'm sorry about that. We'll try and see if we can help. And you've been here 2 years, and who's been paying for this? Government. Government. And who pays the government? It's the British taxpayer. Yeah, so it's all of us. Yeah, so we're all paying. And clearly we need this sorted out. I mean, many people would be quite happy to be in central London, wouldn't they? Yeah. Yeah? This is that hotel. Yeah. Shall I go and talk to the Just manager? look. Yeah. Maybe I'll go and look at the rooms, check out the rooms. Yeah, check out the rooms. Yeah, okay. Well, look, Diane, thank you so much for talking to me. I really do appreciate it. Yeah, thank you. तो अजीज दोस्तों, नाइजल फराज ने ब्रेक्जिट पार्टी बनाई। ये मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट था ब्रेक्जिट से पहले, और ये हमेशा से इंग्लैंड के लिए प्रेशर डालता था कि यूरोप छोड़ दो। मैं इसका खिलाफ हूँ, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा यूरोप जुड़ा हुआ है, आपकी सारी ट्रेड उधर से होती है, आपकी रोज़मर्रा की खाने पीने की ज़रूरियात की सारी चीज़ें यूरोप से आप इंपोर्ट करते थे टैक्स फ्री। आज महंगाई इंग्लैंड में जो बढ़ी है इसलिए है कि अब आपको वो टैक्स के साथ मंगवानी पड़ती है हर चीज़। जो चीज़ वहाँ से 4 पाउंड की आती थी अब 5-6 पाउंड की हो गई है, इसलिए कि टैक्स लग गया। पहले टैक्स फ्री था। लेकिन ये नाइजल फराज ने ब्रेक्जिट पार्टी बनाई और उसके तहत इसने प्रेशर डलवा के रेफरेंडम हासिल किया, और रेफरेंडम में ब्रिटेन के पागल लोगों ने ब्रेक्जिट को पास करा दिया। इंग्लैंड ने यूरोप छोड़ दिया, और उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया बोरिस जॉनसन ने। और बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बना, और ब्रेक्जिट के नाम पे 2019 के इलेक्शन लड़े, और वो इलेक्शन जीता, और 80 सीटों की मेजॉरिटी से जीता ब्रेक्जिट के नाम पे। और उसने ब्रेक्जिट करवाया, फिर इसको छोड़ना पड़ा। थेरेसा मे आई, नहीं सॉरी, ब्रेक्जिट के बाद इसने जो छोड़ा ये प्राइम मिनिस्टरशिप, लिज ट्रूस आई, फिर अब ऋषि सुनक आया। अब इसके स्कैंडल खुले हैं कि जब कोरोना हुआ था, कोविड का अटैक था, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके था। तो इसने कई पार्टियां की, और कोरोना में पूरा मुल्क लॉकडाउन में था, घरों से निकलने की इजाज़त नहीं। इसने शराबों की पार्टियां की दोस्तों के साथ, ये वो स्कैंडल इसको ले डूबे, और उसको प्राइम मिनिस्टर भी छोड़नी पड़ी। और अब उन्हीं स्कैंडल्स और उसके शोर में इसने मेंबरशिप छोड़ दी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। नाइजल फराज ब्रेक्जिट पार्टी के बाद अब इन्होंने रिफॉर्म पार्टी बनाई है, और
इनसे सवालात, अभी इंटरव्यू हुआ था, इसमें पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि आप बोरिस जॉनसन के साथ मिल के अगला इलेक्शन लड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर ब्रिटेन इलेक्शन है और उसमें नज़र ये आ रहा है कि लेबर की इस वक्त पोजीशन कंजर्वेटिव पार्टी से ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई, रशिया यूक्रेन वार, ब्रेग्जिट के बाद के मामलात नहीं संभाल पाना, ख़ास तौर पे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का बड़ा मसला है। यहाँ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट बहुत, आज भी नॉर्मल हो गया है, कोविड ख़त्म है, लेकिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हफ्ता हफ्ता नहीं मिलती। मेरी सर्जरी जो अभी हुई थी हार्निया की, मुझे 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिली थी। 1 साल पहले मुझे उन्होंने कहा था कि आपकी सर्जरी होगी, घर पे आपको लेटर आएगा। मुझे एंड ऑफ लास्ट ईयर फिर घर पे लेटर आया था कि आपकी सर्जरी होगी अप्रैल में। तो साल साल ऑपरेशन डिले करते हैं। आम डॉक्टर जीपी जो होता है उससे अपॉइंटमेंट लेने में हफ्ता हफ्ता लग जाता है, और हमारा जीपी तो ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ। खैर, तो ये एनएचएस के हेल्थ के इश्यूज़ ये सब संभाले नहीं पा रहे कंजर्वेटिव पार्टी से। फिर महंगाई बढ़ रही है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, स्मॉल बिजनेस तबाह हो रहे हैं। ऐसे में लेबर के चांसेस हो गए हैं। तो नाइजल फरज ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बोरिस जॉनसन के साथ अलायंस बनाने की अगले इलेक्शन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम मिल के आगे इलेक्शन लड़ें। मुख्तलिफ सर्वे के किया गया है तो बताया गया है कि अगर बोरिस जॉनसन इसके साथ मिल जाता है नाइजल फरज के साथ, तो ये 25% वोट ले जाएंगे अगले इलेक्शन में। और नाइजल फरज ने कहा कि अभी मेरी डायरेक्ट बोरिस जॉनसन से कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन बोरिस जॉनसन के जो करीबी लोग हैं ना, उन सब से मेरी बातचीत चल रही है। और कई ऐसे मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी हैं जिनको नज़र आ रहा है कि वो अगला इलेक्शन लेबर के सामने टिक नहीं सकेंगे। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना, अगर ये नई पार्टी बोरिस जॉनसन और नाइजल फरज आगे बढ़ाते हैं तो हम उसमें शामिल हो जाएं। तो नज़र ये आ रहा है कि एक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के बाद यहाँ पे ब्रिटेन इस्तेहकाम पार्टी बनती नज़र आ रही है, जिसमें वो लोग कंजर्वेटिव के ख़ास तौर पे जो समझते हैं कि उनके जीतने के चांस नहीं, वो मिल के तो एक नए एजेंडे पे, ब्रिटेन के लोग बहुत परेशान हैं, वो लेबर से भी खुश नहीं, वो कंजर्वेटिव से भी खुश नहीं, और अब वो तंग आए हुए हैं यहाँ की पॉलिसीज से। और देखा जाए तो इस नई पार्टी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट कैंडिडेट तो हमें ऋषि सुनक ही नज़र आता है कि कम से कम उसके पास एक विजन है, फाइनेंशियल, मेन तो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो इकोनॉमिकल इसके पास विजन है। लेकिन आफ्टर ऑल ब्रिटेन के मसले बहुत हैं, ऊपर से रशिया यूक्रेन वार ने इनको बहुत इफेक्ट पहुंचाया, जो कि अगेन कोविड पॉलिसी गलत थी, रशिया यूक्रेन गलत, ब्रेग्जिट गलत। इंग्लैंड की पॉलिटिकल लीडरशिप में कई गलत फैसले हुए हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये माइग्रेंट्स का मसला, जिस पे नाइजल फरज कह रहा है कि मेरे इख्तलाफ हैं बोरिस जॉनसन से कई चीज़ों पे, हमारे सिर्फ ब्रेग्जिट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग थी, बाकी कई इश्यूज़ पे मैं बोरिस जॉनसन की जो लिबरल माइग्रेंट फोर्स पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब माइग्रेंट्स का मसला ये है कि मैंने आपको बताया, ये छोटी सी मिसाल, यहाँ पे कश्तियाँ भर भर के आ रही हैं, सीधा सीधा उन कश्तियों को वापस भेजें भाई। उसूल ये होना चाहिए, जब तुर्की कह रहा है, एक मुसलमान देश जिसकी वजह से सीरिया में मसले हुए, कि हमारे पास जो सीरियन रेफ्यूजीज हैं हम उनको वापस सीरिया भेज रहे हैं, तो आप उनको दामाद बना के यहाँ पे काय को बैठे हुए हो। और फिर इंसान के बच्चे भी तो हो ना, कितना रेप बढ़ गया है, कितना क्राइम बढ़ गया है, इनकी हरकतें तो अच्छी नहीं है ना। तो कम से कम या तो इंसान के बच्चे बन के बैठे। एक मिसाल है कि इंडियन भी तो आते हैं ना इधर, इतने क्यों इंडियंस के बारे में कभी हम ग्रूमिंग गैंग, क्राइमिनल एक्टिविटीज़ क्यों नहीं सुनते? क्यों यहाँ की जेलें नहीं भरी हुई हैं इंडियनों से और मुसलमानों से भरी हुई हैं? भाई आबादी का 4% है मुसलमान, लेकिन जेलों में 25% क्यों है? आबादी का 4% है हिंदू, तो जेलों में तो 1% भी नहीं है, 0.03% है। तो माइग्रेंट्स की पॉलिसी पे इनका इख्तलाफ है।
फिर ब्रेग्जिट के बाद के हालात को नाइजल फरज कह रहा है इनके पास विजन नहीं, मेरे पास विजन है, मेरी समझ में नहीं आता क्या विजन है। इस तरफ यूरोप है इंग्लैंड के, इस तरफ समंदर है, समंदर पार अमेरिका है। कहाँ से रोज़ का चीज़, बटर, दूध, डेयरी आइटम्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, बुचरी आइटम्स कहाँ से मंगाओगे भाई? फूड ग्रेन्स, टमाटर यहाँ पे आए दिन टमाटर 3 गुना भाव पर चला जाता है। क्यों? इसलिए कि हर चीज़ आती थी वहाँ यूरोप से, अब महंगी आ रही है। तो आपके पास क्या विजन है मुझे नहीं पता। नई पार्टी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ख़ास तौर पे नाइजल फरज की माइग्रेशन के अलावा और कोई इनके पास, या इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को, लेकिन कोई प्लान तो है नहीं ना इनके पास। क्या प्लान दे रहे हैं इन सब बुराइयों को रोकने का? क्या ये जुलूस बंद करा देंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया मुसलमानों के? क्या मस्जिदों की स्क्रूटनी होगी, CCTV लगाओगे? माक्रोन ने वहाँ पे फिर काफ़ी चीज़ें की हैं फ्रांस में, आप करोगे? आप मदरसे बंद करा सकोगे? आप जो 80% मुसलमान घर बैठ के जॉबलेस अलाउंस ले रहे हैं उनका कुछ कर सकोगे? प्लान आप कुछ नहीं दे रहे, आप सिर्फ नारे लगा के इमरान खान की तरह आगे बढ़ना चाहते हो नाइजल फरज। तो आई डोंट थिंक सो। बोरिस जॉनसन तो खाली मुझे एज मेयर ऑफ लंदन बहुत पसंद था। इसने लंदन को बड़ा अच्छा डेवलप किया था, सेफ सिटी था। बोरिस जॉनसन के बाद ये सादिक खान ने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया लंदन का, बेड़ा गर्क कर दिया है लंदन का। लंदन इज़ नो मोर ए सेफ सिटी। लंदन में मतलब हद से ज़्यादा, और इस्लामिक अपीजमेंट तो बहुत बढ़ गई है इसके दौर में। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए लाइटें लगा रहे हैं, जगह जगह इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, पूरे पूरे रोड ब्लॉक करके। जुलूस आप देखें, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकेडली सर्कस, आइकॉनिक जगहें, वहाँ पे मुहर्रम के और रबीउल अव्वल के जुलूस आप देखें। तो ये चीज़ें तो कंट्रोल कोई करने का बताए तो हमें समझ में आएगी, वरना अगर आपके पास प्लान नहीं तो खोखले नारों से अगर आप इस यूके के मामलात को चेंज करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी नाइजल फरज, बोरिस जॉनसन, आप भी धोखेबाजी की सियासत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई प्लान नहीं। इस वक्त मैं अपनी ज़ाती पोजीशन में आई विल स्टिक विद कंजर्वेटिव पार्टी, कि इन सारे बुरे लोगों में कम बुरा कंजर्वेटिव है। अच्छा तो कोई नहीं है इनमें से, लेकिन कम बुरा कंजर्वेटिव है। एटलीस्ट इनके पास अगर सही फ्रीडम होगी तो कुछ बेहतर फैसले कर सकेंगे। लेकिन अमेरिकन बगल बच्चा बन के ये भी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।